नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो से हम विज्ञान के घटना चक्र को यहाँ पे शुरू करेंगे। ये हमारी एक शॉर्ट रिवीजन सीरीज होगी जिसमें हम कम समय में केवल सेलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को और वे सभी प्रश्न जो आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ कवर करेंगे। इसमें हम टॉपिक वाइज मिक्स एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हमारी एक शॉर्ट सीरीज होगी जो कि आपके एग्जाम तक चलेगी, जो कि 5 मार्च को है। इसमें क्योंकि हम सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे, तो एग्जाम तक हम मैक्सिमम पोर्शन को यहाँ पे कवर कर जाएंगे और लगभग हर टॉपिक के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे गए हैं उसका भी आइडिया आपको यहाँ पर हो जाएगा। इससे पहले हम उत्तराखंड में पूछे गए विज्ञान के 200 से ज्यादा प्रश्नों को डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ कवर कर चुके हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम कम समय में विज्ञान के अधिकतम टॉपिक को कवर कर जाएंगे आपकी परीक्षा से पहले। साथ में एक और बात फ्रेंड्स, काफी फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे उत्तराखंड और जीके की सीरीज को लेकर के, हिंदी की सीरीज को लेकर के। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम आपके नजदीक है, तो उस तक हमारी यही शॉर्ट सीरीज चलेगी जिसमें हम विज्ञान के घटना चक्र को यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जब ये साइंस का पेपर आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके साइंस पहली बार आनी है काफी समय के बाद उत्तराखंड के एग्जाम में। इस एग्जाम के लिए जीके उत्तराखंड आप प्लेलिस्ट से जाके कवर कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी है। कंप्यूटर को हमने कर दिया है। एग्जाम से पहले आपको 1 से 2 करंट अफेयर की क्लासेस भी यहां पर मिल जाएंगी 5 तारीख से पहले। 5 मार्च के बाद नए सिरे से नए अंदाज में फॉरेस्ट गार्ड और वीडियो को लेकर के यहां पर क्लासेस को शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस सिंगल वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को यहां पे कवर करने वाले हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम जीव विज्ञान की उपशाखाओं को लेकर जो क्वेश्चन बने हैं यहां पर देखेंगे। जैव विकास को लेकर देखेंगे, मात्रक और इकाई को लेकर के, मापक यंत्रों को लेकर के, पैमानों को लेकर के, परमाणु संरचना, रासायनिक भौतिक परिवर्तन, विलयन, इनको लेकर के, और जो आपके इनऑर्गेनिक रसायन होते हैं इनके प्रश्नों को, ये 7 टॉपिक्स के जो एमसीक्यूज आपसे पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतु विज्ञान यानी जियोलॉजी। इसमें हम जीवित या मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, यानी जियोलॉजी जो है बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा है। बायोलॉजी में हम जीव का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान में हम जो जानवर होते हैं जीवित या मृत उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये भी आपसे पूछा गया प्रश्न है। अलग अलग जो राज्यों के लोक सेवा आयोग हैं वहां पर ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फूलों के अध्ययन की अगर हम बात करते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगर हम फ्रेनोलॉजी की बात करें, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें दिमाग और दिमाग के कई सारे भागों का अध्ययन यहां पर किया जाता है फ्रेनोलॉजी में। एग्रेस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इसमें घास से संबंधी अध्ययन यहां पर किया जाता है। और पेलिनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत जो आपके परागकण होते हैं इनका अध्ययन यहां पर किया जाता है। ठीक है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों का अध्ययन किस में किया जाता है? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अदर ऑप्शन की, इक्थियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? इक्थियोलॉजी में मत्स्य संरचना को लेकर के यहां पर बात की जाती है। ठीक है, जो मछली संरचना होती है उसको लेकर के मत्स्य अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी की बात करें तो इसमें परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, जीव विज्ञान की किस शाखा में परजीवियों का अध्ययन करते हैं? पैरासिटोलॉजी। तो ये होता है आपका, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, पैरासिटोलॉजी में करते हैं। लास्ट में है यहां पर मेलिकोलॉजी। इसमें हम मोलस्का जो वर्ग है, जंतु वर्गों को कई सारे वर्गों में बांटा गया है, उनमें से एक वर्ग है आपका मोलस्का। तो मोलस्का के अध्ययन यहां पर किया जाता है मेलिकोलॉजी में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड का है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से
कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो कौन सा विषय है जो जनसंख्या और मानव समुदाय के नंबर्स को लेकर के है? तो यह है आपका जनांकिकी अध्ययन। ठीक है, जनसंख्या को लेकर के, जनसंख्या से रिलेटेड जो आंकड़े होते हैं इनके अध्ययन को जनांकिकी कहा जाता है, डेमोग्राफी यहां पर बोला जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी की बात करें, इसको लेकर बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है, इसके अध्ययन को जेनेटोलॉजी कहा जाता है या जेनेटिक्स कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, इस सीरीज से आपका एक फायदा तो यह होगा कि सारे क्वेश्चन आपके जो है साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो ना केवल उत्तराखंड में बल्कि अलग अलग स्टेट्स में आपसे पूछे गए हैं। दूसरा फायदा यह होगा कि आपको जो प्रॉपर लैंग्वेज होती है, जो क्वेश्चन आपसे प्रॉपर एग्जाम में पूछा जाता है, उस लैंग्वेज का आपको आइडिया होता है। तीसरा फायदा यह होगा कि हम यहां पर टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। अभी हम शाखाओं को कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम फिजिक्स पे जाएंगे, उसके कवर करेंगे, इसी प्रकार टॉपिक वाइज, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। और चौथा फायदा, इस सिंगल वीडियो में हम 7 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इसी प्रकार आने वाले 4 से 5 दिन में हम कई सारे टॉपिक्स को यहां पर कवर कर जाएंगे एग्जाम से पहले। अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या बोला जाता है? इथेनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, इथेनोलॉजी इसे बोला जाता है, जिसमें हम अलग अलग संस्कृतियों के जो साइंटिफिक उनका विवरण है उसका अध्ययन करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हुए अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको आपने याद करना है। यहां पर क्या है? संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन को, अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को क्या कहते हैं, जहां पर हम केवल एक संस्कृति का अध्ययन करें, उसको बोला जाता है इथनोग्राफी। और जहां पर तुलनात्मक अध्ययन हो वहां पर इथेनोलॉजी। ठीक है, इसको आपने याद करना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलियो वनस्पति के तहत हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पैलियो बॉटनी इसका नाम है। जो पादप जीवाश्म होते हैं, प्लांट फॉसिल्स होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अब यहां पर प्लांट फॉसिल ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन भी आपसे यूकेपीएससी के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, पादप जीवाश्म का अध्ययन होता है, जंतु जीवाश्म का इसमें नहीं होता है। ठीक है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को बोला जाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और यह क्वेश्चन भी आपसे यूकेपीएससी के द्वारा पूछा गया है। रेशम कीट पालन की बात करें तो यह सेरीकल्चर में इसे करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एपीकल्चर की, तो मधुमक्खी पालन यहां पर होता है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो पुष्प और फल देने वाले जो पौधे होते हैं उनका यहां पर अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो सजावट के लिए जो फूल इस्तेमाल किए जाते हैं उनका यहां पर अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है। तो जैसे हमने ऊपर देखा, मधुमक्खी पालन, वो सारी चीजें किस में आती हैं? एपीकल्चर में आती हैं। हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और यह भी आपसे लोक सेवा आयोग उत्तराखंड ने पूछा था। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सब्जी के लिए जो काम आने वाले पौधे होते हैं, सब्जियों का अध्ययन, वो किया जाता है ऑलेरी कल्चर में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑलेरी कल्चर क्या है? सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। लेक्सियोग्राफी का संबंध किससे है? तो देखिए, जो लेक्सिकोग्राफी होता है इसमें शब्दकोश का अध्ययन किया जाता है। जो आपकी डिक्शनरी होती है वो किससे रिलेटेड है? उसका अध्ययन लेक्सिकोग्राफी से संबंधित है। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो विटिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है या किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर से रिलेटेड है आपका विटिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है, कीट संवर्धन क्या होता है? तो कीट संवर्धन होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, उसे ही बोला जाता है कीट संवर्धन। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वर्मीकल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? तो देखिए, वर्मी कल्चर में वर्मों का अध्ययन किया जाता है, जो हमारे वर्म्स होते हैं। ठीक है, और वर्मी कल्चर में जो वर्म है वो कौन सा वाला वर्म है? अर्थवर्म है, जिसे हम केचुआ कहते हैं। उसका अध्ययन किससे आता है, किसमें आता है? वर्मी कल्चर में आता है। कौन सा वाला वर्म है? अर्थवर्म, जिसको हम हिंदी में केचुआ कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है?
तो जेनेटिक्स जो होता है आपका अनुवांशिका और विचरण का अध्ययन है। ठीक है, मेनली आपको अनुवांशिका यानी जेनेटिक्स यहां पर याद करना है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बन चुका है। नेक्स्ट है हमारा, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हड्डी का अध्ययन किसमें होता है? ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। अगर हम बात करें जियोलॉजी की, जियोलॉजी में आप जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन इसमें किया जाता है। सेरोलॉजी की बात करते हैं तो सेरोलॉजी में जो हमारा ब्लड सीरम होता है उसका अध्ययन यहां पर किया जाता है। ओरोलॉजी की बात करें तो इसमें पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। इन चारों को भी आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सांपों से रिलेटेड जानकारियों को प्राप्त करना आपका सर्पेटोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ऑर्निथोलॉजी ये किससे रिलेटेड है? ये आपके पक्षियों के अध्ययन से रिलेटेड है। ठीक है, हर्पेटोलॉजी की बात करें तो ये आपके जो उभयचर होते हैं, जो जमीन और जल दोनों में रहते हैं, और साथ में जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनका अध्ययन कहलाता है। और इख्तियोलॉजी के बारे में हमने ऊपर बात करी थी, मछलियों की संरचना, मछलियों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको 4 स्टडीज यहां पर दी गई हैं, 4 उपशाखाएं दी गई हैं। कौन सा वाला यहां पर बेमेल है आपने बताना है। देखिए, जो फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, ये तीनों की तीनों जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। ठीक है, बायोलॉजी की शाखाएं हैं। जबकि जो साइकोलॉजी है ये आपके मनोविज्ञान की शाखा है। ठीक है, तो ये यहां पर क्या है? मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी यहां पर बेमेल है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल को माना जाता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। जैव विकास वाला टॉपिक अब हमारा यहां से शुरू हो गया। इसी प्रकार हर टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे, पूरी स्पीड के साथ करेंगे, जिससे हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकें। आज की वीडियो में आपको 61 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आने वाले वीडियोस में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा मिल सकते हैं। कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले, क्योंकि अब 4 से 5 दिन आपके बचे हैं, एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे 500 प्लस यहाँ पर प्रीवियस ईयर के घटना चक्र के एमसीक्यूज, इसी प्रकार मिक्स जीके के तौर पर, मिक्स एमसीक्यू के तौर पर कवर हम कर सके। और 500 क्वेश्चन होंगे, इनसे जुड़े हुए फैक्टों के साथ आपका विज्ञान जो है, जो हमने इस एग्जाम से पहले नहीं पढ़ा था, काफी हद तक आप उसे कवर कर जाएंगे। क्योंकि बाकी चीजें हम धीरे धीरे कवर करते हुए आ रहे थे, और उनकी जो प्लेलिस्ट है बहुत सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी उनकी क्लासेस। साइंस ऐसा पोर्शन था जो काफी स्टूडेंट का थोड़ा सा वीक था, तो हमने कोशिश करी है एग्जाम से पहले साइंस को भी आपके जीके, उत्तराखंड और आपका जो इतिहास है, भूगोल है, उसके बराबर करने की। करंट अफेयर की क्लासेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। कुछ दिनों में आपको एग्जाम से पहले 1 से 2 करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी। तो यहां पर अगर हम बात करें, देखिए पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो आपका नील हरित शैवाल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको बोला जाता है, इसे माना जाता है कि यह पहला जीव था। सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से इसने भोजन का निर्माण करना शुरू करा, इस नील हरित शैवाल ने, और इसी के भोजन निर्माण के बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन यहां पर निकलनी शुरू हो गई, जिसके बाद बाकी के जो जीव थे उनका विकास हुआ। तो पृथ्वी का सबसे पुराना जीव इसे ही माना जाता है। नेक्स्ट है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी किताब है? यहां पर स्पीसीज होगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह किताब डार्विन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चार्ल्स डार्विन ने इस किताब को लिखा है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत भी अगर हम बात करें जीव विज्ञान में, जो कि जीव विज्ञान का नींव बना आगे जाकर के, इसको दिया था डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही इसे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था?
तो जैव विकास को समझाने वाला पहला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था लेमार्क। ठीक है, आप जानते हैं लेमार्क और ट्रेविनस यही दो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान का शब्द भी इस्तेमाल किया था। इसको भी याद करना है। और जैव विकास को समझाने वाला पहला व्यक्ति भी कौन था? लेमार्क था। लेमार्क की एक किताब थी जिसका नाम था फिलोसॉफी जूलॉजिक, और इसी किताब में इसने एक लेख छापा था जैव विकास को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एक और सिद्धांत, ऐसे क्वेश्चन आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलते हैं, ये क्वेश्चन आपको केवल प्रीवियस ईयर के जो सेट हैं वहीं पर देखने को मिलते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश में इसे म्यूटेशन थ्योरी बोला जाता है, और इसे किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको साथ साथ में याद करते हुए चलने हैं। डायनासोर किस युग में थे? तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड में भी आया था, यूपीएससी वाले सीरीज में भी हमने देखा था। जो आपके डायनासोर थे ये मेसोजिक युग में पाए जाते थे। ठीक है, जो मेसोजोइक युग था वहां पर पाए जाते थे डायनासोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? अब हम फिजिक्स में एंटर कर गए हैं, तो मूल भौतिक राशि आपने बतानी है। तो देखिए, सही आंसर है विद्युत धारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। हमारे पास केवल 7 मूल राशियां होती हैं फिजिक्स में, मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? एक होती है आपकी लंबाई, ठीक है, इसके साथ होता है द्रव्यमान, इसके अलावा होता है समय, चौथा होता है ताप, इसके साथ होता है विद्युत धारा, इसके साथ होता है आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, ज्योति तीव्रता जिसको बोला जाता है, और सातवां होता है पदार्थ का परिणाम। तो ये 7 हमारी मूलभूत जो भौतिक राशियां हैं वो होती हैं। इनमें से कौन हो जाएगा? विद्युत धारा। सातों के नाम आपने याद करना है। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिणाम। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति की अगर हम बात करते हैं, पावर की यूनिट आपसे पूछी जा रही है। पावर की यूनिट होती है वाट। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वह दर जिसके ऊपर कार्य किया जाए, जिस पर कोई कार्य किया जाए, वही दर आपकी शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। पावर का सूत्र क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, यानी कि वह दर जिसके ऊपर वर्क किया जाए आपका क्या होता है? पावर होता है। इसकी यूनिट होती है वाट। और अगर हम इसके आधार पर यूनिट को बनाकर देखें तो वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड वाट ही बोला जाता है। ठीक है, कई बार आपको ऑप्शंस में वाट ना दे करके जूल प्रति सेकंड दे देता है। जब आपको इस तरीके से ऑप्शन में आए तब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तब आप निकाल पाएंगे वर्क की यूनिट जूल होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो जूल प्रति सेकंड यही होता है आपका वाट। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो अब वर्क की बात आ गई। वर्क की यूनिट क्या होती है? अभी हमने देखी, जूल होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी की यहां पर बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो हमारी सीरीज थी उसमें हमने देखा था मानव के जो कान होते हैं, हमारी जो ध्वनि सुनने की क्षमता है वो कितनी होती है? वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी 20,000 हर्ट्ज तक। ये हमारी सुनने की क्षमता होती है जिसको हमारे कान सुन सकते हैं। तो किसमें मापी जाती है फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ओम मीटर जो है आपका ये प्रतिरोधकता का मात्रक है। ये भी आपसे उत्तराखंड में पूछा गया था। प्रतिरोधकता होती क्या है? किसी पदार्थ के द्वारा विद्युत धारा के जो प्रवाह का विरोध करने की क्षमता होती है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। जितनी ज्यादा ये प्रतिरोधकता होगी, रेसिस्टिविटी होगी, उतना ज्यादा वो पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष किसका मापक होता है? दूरी का मापक होता है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी चली गई होती है उसे ही प्रकाश वर्ष बोला जाता है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यानी लाइट एक साल में कितना ट्रैवल करती है? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि प्रकाश एक वर्ष में कितना ट्रैवल करता है, वो करता है इतना।
9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, क्योंकि ये एक प्रकाश वर्ष है और प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ये दूरी का ही मापक होता है, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, ये किसके बराबर है। तो देखिए हमने ऊपर बात करी, जो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है, ये दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो आपकी पारसेक होती है, इसको हमने पहले भी देखा था। आपको पूछा गया है एक पारसेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है। एक पारसेक आपके अगर हम देखें अनुमान यहां पर 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एग्जैक्ट लगभग ये 3.26 लाइट ईयर होता है, लेकिन जो सबसे नजदीक है वो आपका ये है, तो इसको आपने याद करना है। एक पारसेक, पारसेक क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। कितने लाइट ईयर के बराबर होता है एक पारसेक, यानी लगभग 3.5 के करीब, 3.25 लाइट ईयर आपका होता है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो नैनोमीटर आपसे पेपर में भी पूछे जाते हैं, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, पिकोमीटर, फर्मीमीटर, इस तरीके से। तो इस टेबल को याद करते हुए जरूर चलें। सबसे पहले आता है आपका मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर के बाद आता है आपका माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के बाद आता है नैनोमीटर, नैनोमीटर के बाद पिकोमीटर और फिर आता है आपका फर्मीमीटर। मिलीमीटर में होता है 10⁻³ माइक्रो में 10⁻⁻6, नैनो में 10⁻⁻9, पिको में 10⁻⁻12 और फर्मीमीटर में 10⁻⁻15 होता है। आपसे क्या पूछा है, नैनोमीटर पूछा है, देख के बता देंगे 10⁻⁻9 यहां पर आंसर हो जाएगा, इसको आपने याद करना है। ऐसे वाले जो कन्वर्जन होते हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एम्पियर किसकी इकाई है। तो जो एम्पियर होती है यह आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, विद्युत धारा, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आपको एक तरफ जो टर्म्स हैं उनको दिया गया है, दूसरी तरफ इनकी लैंग्वेज दी गई है, इनकी परिभाषा दी गई है। तो चलिए इनको देखते हैं। एक नॉट क्या होता है आपका, नॉट क्या जहाज की चाल की माप होती है। तो ये बिल्कुल सही है। जो जहाजों की गति होती है, जैसे हम गाड़ियों की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में मापते हैं, जहाजों की गति को नॉट में मापा जाता है। ठीक है, उनकी स्पीड को। नॉटिकल मील क्या होता है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। स्पीड नॉट में मापी जाती है और जो वो दूरी कवर करते हैं उसे नॉटिकल मील कहते हैं। जैसे हम दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, ये नॉटिकल मील में मापते हैं, ये भी आपका सही है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, प्रकाश के वेवलेंथ की इकाई, जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ इसको बोला जाता है, इसकी इकाई आपकी एंगस्ट्रॉम होती है, ये भी आपका सही है। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 होता है, इसको भी याद करेंगे। ठीक है, और लास्ट में दिया है प्रकाश वर्ष, जो कि समय मापन की इकाई है। तो ये गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर की अगर हम बात करते हैं, 1 HP में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। यह क्वेश्चन भी आपसे पेपर में आता है। निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मा की कौन सी यहां पर यूनिट नहीं है। देखिए ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी होती है जो पदार्थों के तापांतर को यहां पर व्यक्त करती है। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, हीट का जो स्थानांतरण होता है, कहां से किस डायरेक्शन में होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में। ऊष्मा का हमेशा जो स्थानांतरण होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होता है। ऊष्मा का मापन हम कैलोरी में करते हैं, किलो कैलोरी में करते हैं, जूल में भी करते हैं, किलो जूल में भी करते हैं। वाट में हम ऊष्मा को नहीं मापते। वाट में क्या मापी जाती है, पावर मापी जाती है, शक्ति को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दाब की इकाई क्या होती है। तो देखिए दाब की इकाई की अगर हम बात करते हैं, दाब यानी प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर वर्ग मीटर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। किसकी यूनिट है, ये प्रेशर की यूनिट है और इसे ही बोला जाता है पास्कल, इसको भी याद करेंगे। ठीक है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको ऊपर बोला, कई बार आपको इस तरीके से दे देता है पास्कल, यानी कि प्रेशर का अगर हम फॉर्मूले की बात करें,
प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है प्रेशर का फॉर्मूला। किसी तल के इकाई के क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है, जो फोर्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। फोर्स की यूनिट आप जानते हैं न्यूटन होती है और एरिया की यूनिट आप जानते हैं मीटर स्क्वायर होती है। बस यहीं से आपको ये निकालना था, इसीलिए मैंने आपको बोला आपको जो मेन यूनिट है पास्कल, इसको तो याद करना ही है, ये प्रेशर की यूनिट है। कई बार आपको एग्जाम में वो ये नहीं देता, आपको इस तरीके से दे देगा, तब आपको देखना है न्यूटन मीटर है, न्यूटन पर मीटर है या वर्ग मीटर है, तब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब आप यूनिट को निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो देखिए क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का इस्तेमाल जो महासागरों में डूबी हुई वस्तुएं होती है उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसमें किन तरंगों का इस्तेमाल होता है? इसमें पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल होता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उसका इस्तेमाल होता है। बेसिकली जहाजों से तरंगों को समुद्र की गहराई में भेजा जाता है। जो चीजें जहां पर होंगी, मान लीजिए यहां पर समुद्र के नीचे कुछ चीज दबी हुई है, कुछ चीज पड़ी हुई है, तो तरंग यहां से आएगी, इससे टकराकर वापस आएगी। वो समय को कैलकुलेट किया जाता है कि कितना समय जाने में लगा, कितना आने में लगा, और उससे अंदाजा होता है कोई चीज समुद्र में कितनी गहराई पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो सोनार में किसका इस्तेमाल होता है? पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल होता है। फुल फॉर्म भी याद करनी है, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर की बात करते हैं। एनीमोमीटर से जो वायु होती है, वायु की गति को मापा जाता है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं वायु की गति को किस में मापते हैं, तब आप बताएंगे एनीमोमीटर। कहां पर लिखा है यहां पर वायु की गति? पवन वेग। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये यहां पर आपसे एनीमोमीटर दिया गया था। इसी से मिलते जुलते दो तीन नाम है आपके। एक है आपका एमीटर, एक है आपका एंटीनोमीटर। ठीक है, यहां पर एंटीनोमीटर है ये, और एक है आपका एटमोमीटर, इसको भी याद करना है, एटमोमीटर। एमीटर जो होता है ये विद्युत धारा का मापन करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मापता है एमीटर। जो एंटीनोमीटर होता है, एंटीनोमीटर ये आपकी सोलर रेडिएशन को मापता है, जो सौर विकिरण होता है उसे मापता है एंटीनोमीटर। और जो एटमोमीटर होता है ये आपकी वाष्पीकरण को मापता है। इन तीनों को भी याद करना है। ठीक है, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को, एंटीनोमीटर सोलर रेडिएशन को, और एटमोमीटर वाष्पीकरण को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में बने हैं। उत्तराखंड में भी हमने 2 से 3 बार इसे कवर किया था। पायरोमीटर उच्च ताप को मापने में इस्तेमाल होता है। जो 800 डिग्री सेल्सियस की ऊपर की चीजें होती है उनका टेम्परेचर मापने में हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य है, आप उसे नॉर्मल किसी डिवाइस से नहीं माप सकते, तो जो हाई टेम्परेचर की वस्तुएं होती हैं उनका टेम्परेचर किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। ठीक है, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर की अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैनोमीटर से जो गैसों का प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, उसे मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दूध का जो घनत्व होता है किससे मापते हैं? दूध का घनत्व हम लैक्टोमीटर से मापा जाता है। इसको आपने याद करना है। एक क्वेश्चन बनेगा, दूध और दूध के जो उत्पाद होते हैं इनमें अगर हमें फैट की मात्रा को मापना हो, वसा को मापना हो, तब कौन सा इस्तेमाल होता है? तो दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए ब्यूटीरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों को याद करना, दोनों दूध से रिलेटेड है, लेकिन ब्यूटीरोमीटर वसा को मापता है और लैक्टोमीटर दूध के घनत्व को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? यानी ब्लड प्रेशर की बात हो रही है और यह भी आपसे उत्तराखंड में पूछा गया था। स्फिग्नो मैनोमीटर का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को मापने में होता है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लाइट की इंटेंसिटी किससे मापते हैं? यह मापी जाती है लक्स मीटर से। नया मीटर है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। जो लक्स मीटर होता है यह आपकी प्रकाश की तीव्रता को मापने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
रडार उपयोग में आता है। तो रडार का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनमें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है और ऑब्जेक्ट्स जैसे जो सोनार था वो समुद्र की नीचे की गहराइयों के बारे में, समुद्र की जो नीचे कोई वस्तु पड़ी है उसके बारे में बताता है। ये हमें नॉर्मल जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में रडार बताता है। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो यहां पर आपको टेम्परेचर के 4 मापन दिए गए हैं, 4 पैमाने दिए गए हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। कौन सा पैमाना है जो नेगेटिव में नहीं होता? यह होता है आपका केल्विन। केल्विन जो होता है आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि -4 डिग्री हो गया, -4 फ़ारेनहाइट हो गया, लेकिन केल्विन कभी भी आपका माइनस में नहीं जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हमने फिजिक्स के भी यहां पर कवर किए। अब हम केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। तो 4 टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम देख चुके हैं जो आपके बेसिक टॉपिक्स हैं। हमने फिजिक्स की जो अलग अलग इकाइयां हैं, यंत्र हैं, उनके क्वेश्चंस को देखा, किस किस तरीके के क्वेश्चन है उसका आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। जिन टॉपिक में आप कमजोर हैं, जिन टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं, उनको आप एग्जाम से पहले रिवाइज जरूर करें। तो रिवीजन में भी आपकी ये सीरीज मदद करेगी, हमारी ये शॉर्ट रिवीजन सीरीज। नेक्स्ट है हमारा, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो देखिए, परमाणु नाभिक की बात हो रही है। जो न्यूक्लियस होता है, एटम के बीच में जो एक नाभिक होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या होते हैं वो पूछा गया है। इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। परमाणु के केंद्र में जो एटम होता है उसके केंद्र में एक नाभिक होता है। इसमें आपका एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके बाहर चक्कर लगा रहा होता है। तो हमसे नाभिक के अंदर पूछा था, एटम में नहीं पूछा था। एटम में तो तीनों होते हैं, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एटम होता क्या है आप सभी जानते हैं, पदार्थ की वो सबसे छोटी यूनिट जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता और जिसमें पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, जो एटम होता है ये आपकी रिएक्शंस में तो भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र रूप से ये नहीं एग्जिस्ट करता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है, यानी किसमें कोई चार्ज नहीं होता है? सही आंसर है हमारा न्यूट्रॉन। जो होते हैं ये चार्ज लेस होते हैं, ये आपके चार्ज इनमें नहीं होता है, आवेश रहित होते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है हमारा, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या अलग रहती है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा एटम जिसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो तो समान है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो अलग हैं, इनको बोला जाता है आइसोटोप्स। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी किस में मापी जाती है? तो जो रेडियो एक्टिविटी होती है इसे गाइगर काउंटर के द्वारा मापा जाता है। इस काउंटर को भी याद करना है, ये भी बहुत बार पेपर में आता है। नेक्स्ट है हमारा, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? तो भौतिक परिवर्तन के अगर हम बात करें, फिजिकल चेंज को लेकर के यहां पर क्वेश्चन बना है। देखिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है? फिजिकल चेंज होता है, मान लीजिए आपने कोई प्रोसेस करी, उस प्रोसेस में आपने जिन चीजों का इस्तेमाल किया, अगर आप उन चीजों को वापस से पहले की फॉर्म में ला पाएं, उस चीज को वापस से प्राप्त कर पाएं, वो आपका फिजिकल चेंज है। अगर वो पहले जैसे आपको वापस नहीं मिलेगा, वो आपका केमिकल चेंज है। यहां पर अगर हम बात करते हैं फिजिकल चेंज, आपका पानी में चीनी का घुलना है। आप पानी में चीनी को घोल दीजिए, उसके बाद वाष्पीकरण से पानी उड़ जाएगा, आपको चीनी दोबारा से मिल जाएगी। तो पूर्ववर्ती वापस में आना यह आपकी भौतिक क्रिया कहलाती है। तो यहां पर फिजिकल चेंज क्या था? पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, बाकी आपकी सारी क्या है? केमिकल चेंजेस हैं। पाश्चुरीकरण संबंधित है, यहां पर पेस्चराइजेशन है ये। ठीक है, पाश्चुरीकरण की बात करें, पेस्चराइजेशन की बात करें, दूध का निर्जमीकरण करना, यानी कि जो उसमें अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने को कहा जाता है पेस्चराइजेशन। ठीक है, लुई पास्चर ने इसको ढूंढा था। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो देखिए, जो आपकी सॉलिड इंप्योरिटीज होती हैं, ठोस अशुद्धियां होती हैं, अगर आपको उनको शुद्ध करना है उसके लिए आप ऊर्ध्वतापन का इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टलीकरण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आसवन है, जिसे हम कहते हैं डिस्टिलेशन का इस्तेमाल तरल अशुद्धियों को दूर करने के लिए होता है। हमसे ठोस पूछा था, तो ठोस के लिए ये दोनों होती है, तरल के लिए आसवन यानी डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो आपका कपूर है, कपूर क्या होता है? ठोस होता है। जब हम कपूर को गर्म करते हैं, हम 3 कंडीशनों को जानते हैं। एक होती है आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम जानते हैं जब हम सॉलिड को पिघलाएंगे तो वो पहले लिक्विड बनता है, फिर वो गैस बनता है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन भी ऐसी भी होती है जिसमें सॉलिड सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कपूर है। कपूर कैसा है? ठोस है। गर्म किया, सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया। जो चीजें ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती हैं, जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। इंग्लिश में इसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे यहां पर क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको भी आपने याद करना है। ये वाला लाइन भी आपसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए, जो हमारी अर्थ का कोर होता है, जो हमारी क्रस्ट होती है, इसमें सबसे ज्यादा तत्व पूछा गया है, ठीक है। धातु नहीं पूछा गया है, इसको याद करना। सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। लगभग 46% हमारी क्रस्ट में ये पाई जाती है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उसका जो सबसे ऊपरी भाग है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। सबसे ज्यादा तत्व उसमें ऑक्सीजन है, 46%। ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पे सिलिकॉन आता है, लगभग 27% के ये करीब है। और तीसरे नंबर पे आपका एल्यूमिनियम आता है, जो कि 8.13% है। अब जो आपका ऑक्सीजन है, ये क्या है? ये आपकी गैस है। जो सिलिकॉन है, ये क्या है? ये सेमीकंडक्टर है आपकी, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा धातु कौन सा पाया जाता है सबसे ज्यादा, तब आप एल्यूमिनियम का टिक करेंगे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जामिनर यहां पर चेंज कर देता है, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु बताइए। अब आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम इसका आंसर होगा। तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? विश्व नहीं, यहां पर ब्रह्मांड होगा। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में पाया जाने वाला। पृथ्वी की क्रस्ट में तो ऑक्सीजन है, लेकिन ब्रह्मांड में ये सबसे ज्यादा नहीं पाई जाती। हमारे पूरे ब्रह्मांड में 2 ही गैसेस का मेन आधिपत्य है। एक है आपकी हाइड्रोजन और एक है आपकी हीलियम। तो सबसे ज्यादा पाई जाती है जो ब्रह्मांड में, वो हाइड्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे की खनिजीय बनावट की बात करें तो ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आपसे पूछा गया है। हीरा किसका अपरूप है? हीरा किससे बना है? हीरा किसका धातु है? किसका उपधातु है? इस तरीके से हीरा जो है आपका कार्बन से बनता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो आपने बताना है इनमें से कौन तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है। देखिए, जो हमारी पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक टेबल को मेंडलीव के द्वारा दिया गया था 1869 में। हमारी पीरियडिक टेबल में तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं आपके मेटल्स, एक होते हैं आपके नॉन मेटल्स और एक होते हैं आपके मेटालॉइड्स, जिनको उपधातु बोला जाता है, ठीक है। तो धातु, अधातु और आपके उपधातु ये क्या हैं? आपके तत्व माने जाते हैं। जबकि जो गैसेस होती हैं ये तत्वों में शामिल नहीं है। हालांकि कई सारी गैसेस को तत्वों में माना जाता है, उनके साथ शामिल किया जाता है। जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन को भी देखा कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाने वाला तत्व है, लेकिन जो अधिकांश गैसेस हैं उनको तत्वों में शामिल नहीं करते। इन तीनों को करते हैं, इनमें अलग कौन है? गैस है। इसीलिए ये आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज थी घटना चक्र रिवीजन सीरीज, जिसमें हम एक शॉर्ट सीरीज को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एग्जाम से पहले टॉपिक वाइज प्रश्नों को यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमने साइंस के 7 टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया है, जिसमें 2 आपके बायोलॉजी के थे, 2 आपके फिजिक्स के थे और 3 टॉपिक आपके रसायन के थे। आने वाले वीडियोस में कोशिश करेंगे नंबर ऑफ टॉपिक्स को भी आगे बढ़ाने की और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी यहाँ पर बढ़ाने की।
जिससे आपके एक सिंगल वीडियो में प्रॉपर रिवीजन हो सके, मिक्स टेस्ट आपका हो सके। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षाओं के क्वेश्चन है, एक जगह पर आपको मिल सके और केवल सिलेक्टेड और ओरिएंटेड प्रश्नों को, यहां पर जो एग्जाम ओरिएंटेड है उन प्रश्नों को देखेंगे, जिससे हम एग्जाम से पहले अधिकांश टॉपिक्स को कवर कर जाएं। उम्मीद करता हूं आपको ये शॉर्ट सीरीज पसंद आएगी। इसको लेकर के अगर आपका कोई विचार, कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, या कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और करंट अफेयर को लेकर मैं आपको बता चुका हूं, और जीके, उत्तराखंड और हिंदी की क्लासेस फॉरेस्ट गार्ड के लिए, और आपका जो वीडियो का भी एग्जाम होना है मई से पहले, उसके लिए भी क्लासेस आपकी 5 मार्च के बाद प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। उत्तराखंड जीके को लेकर के नए अंदाज में, नए तरीके से सारी चीज़ों को हमको केवल रिवाइज करना है। सारी चीज़ें टॉपिक वाइज, बुक वाइज, सीरियल वाइज आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उनको और अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आपको वीडियो के साथ ही सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।